Yes, sir. Start with this. Yes, yes. So today we will discuss about electrical safety and some safety standards. So how many safety standards are there in electrical domain so far? Everybody is from electrical domain and safety is hot cake nowadays. So just tell me how many safety standards are there in electrical? Well, Yes, Avinash 12. अविनाश कितना देख चुके हैं जस्ट पढ़े हैं? देखे हैं सर, कुछ कुछ वही चार पांच तो देखे हैं. Okay, okay. From which locations you are, Avinash? सर बीपीएच डिपार्टमेंट, जमशेदपुर बीपीएच डिपार्टमेंट. BPH. Okay. So first we'll discuss about electrical safety. So what is difference between electrical safety and general safety? Why electrical safety is a different topic? Safety is safety. Is there any difference? हेलो, हाँ बोलिए. Yes, कोई बोले नहीं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड जनरल सेफ्टी में क्या डिफरेंस है? Yes, friend. What is difference between electrical safety and general safety? Can anybody just brief in 2-3 sentences? सर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वो हो गया जिसके लिए हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके हमारे प्रोटेक्शन फॉर द पीपल्स के लिए. और जनरल सेफ्टी के लिए हम लोग कहीं भी किसी भी सिचुएशन में क्या सेफ्टी और हैजार्ड्स है उसको कंसिडर कर सकते हैं. Okay. But what is difference in electrical safety? Suppose you are working in any of the department at shop floor, you have to go to the in a particular area where surface is completely fallen, completely grease was fallen and floor is very slippery. Then what you will do? And you have to go, no options. You'll have to go to attend some breakdown, any problem, and pathway is full of grease. So it will be visible. And you will find that on the pathway grease, oil, water is fallen and it is making the floor slippery. So आप क्या करेंगे? संभल के जाएंगे. पॉसिबल है तो रूट चेंज कर देंगे, है ना? अगर
अगर आपको लगेगा कि कोई बिल्डिंग का कुछ पार्ट लाइक छज्जा ये पार्टली डैमेज है, थोड़ा उसका प्लास्टर टूटा हुआ है, तो आप जाते टाइम ध्यान आ जाएगा अगर ये कभी भी गिर सकता है ना। कोई मशीन अब नॉर्मल साफ हो रहा है तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटीज है, बट सपोज यू आर पासिंग थ्रू द पैनल, एनी इलेक्ट्रिकल पैनल, सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा, कुछ भी अबनॉर्मलिटीज आपको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे पहले, ऑल ऑफ सडन देयर इज अ शॉर्ट सर्किट, एक्सप्लोजन होता है कि नहीं? कोई इनिशिएशन, कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन, इंडिकेशन कुछ पता नहीं चलेगा, चलता है। मीन्स द बेसिक डिफरेंस इज इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड्स आर इनविजिबल। यस और नो? कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे हम लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। सो व्हाट आर द, let me share my screen. Hope my screen is visible. Yes sir. Okay. Have you seen this triangle? What is name of this triangle? Yes, what is name of this triangle? Heinrich triangle. What is meaning of this? Meaning of this? Fatality 1. Below that, severe injury 30. Below severe injury, minor injury 300. Then near miss 3000. Unsafe act and conditions 30,000. What this breakup shows actually? Sir, if we control unsafe act and condition, fatal can be controlled. So it shows that there's behind one fatality there were 30 severe injury. Okay? अगर आप इस सीवियर इंजरी को कंट्रोल कर देते 30 सीवियर इंजरी को, तो एक फैटेलिटी को रोक सकते थे, और सीवियर इंजरी तक एक्सेलरेट ना हो सिचुएशंस, तो उसके नीचे 300 माइनर इंजरीज। ओके, ये अगर आप इसको रोक लेते तो 30 सीवियर मेजर इंजरी तक नहीं पहुंचते। एंड इसको अगर ड्रिल डाउन करेंगे, माइनर इंजरी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये सब क्लियर होगा सबको? फैटेलिटी मतलब ऑन स्पॉट डेथ, सीवियर इंजरी एक मेजर कुछ इशू हुआ है जिसमें कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है लॉस्ट हुआ है, माइनर इंजरी गिरना, स्क्रैचेस लगना, है ना, ये सब। नियर मिस, व्हाट डू यू मीन बाय नियर मिस? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, देयर वाज मेजर इंजरी पोटेंशियल और माइनर इंजरी पोटेंशियल, बट बाय चांस कुछ हुआ नहीं, बच गए, है ना। ऐसा होता है बहुत बार। सपोज एक सीलिंग फैन अगर ऊपर से गिरता है, लेकिन अगर गिरा और वो उस टाइम क्लासरूम में कोई नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते, अरे बच गया, अभी 10 मिनट पहले होता, ब्रेक से पहले होता तो बहुत ज्यादा इंजरी होता। यार कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वॉक करते रहते हैं, अचानक से अनबैलेंस होकर टॉपल होते हैं, बट गिरते गिरते बच जाते हैं, तो लोग अरे बच गया, अभी गिरते गिरते बच। सो दिस इज अ नियर मिस। एंड व्हाट इज अनसेफ एक्ट एंड कंडीशंस? What is unsafe act and what is unsafe conditions?
अनसेफ एक्ट मतलब जो हम लोग के द्वारा जो गलती होता है वो अनसेफ एक्ट है, और अनसेफ कंडीशन मतलब यदि पोजीशन ऑफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे स्टेयर का कंडीशन यदि सही नहीं है तो अनसेफ कंडीशन है वो। ओके, अब एक शॉप फ्लोर है जहां पे पाखड़े पे ऑयल गिरा हुआ है, ये अनसेफ कंडीशन है या अनसेफ एक्ट? ये अनसेफ कंडीशन है सर, अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन है। कोई दूसरा कुछ भी बोल रहे थे ना, ओवरलैप हो गया। बट ये अनसेफ कंडीशन बनाया कौन? एक्चुअली अनसेफ एक्ट है, ये अनसेफ एक्ट है जो कन्वर्ट हो गया अनसेफ कंडीशन। कोई ना कोई तो काम कुछ कर रहा था, ऑयल गिरा। अगर वो ऑयल गिरता और अगर उसको उसी टाइम पे वाइप आउट करके प्रॉपरली ड्राई कर देता या सैंड डाल देता तो ये अनसेफ कंडीशन नहीं बनता ना। सो दिस इज रिलेटेड विथ अनसेफ एक्ट विच कन्वर्ट इनटू द अनसेफ कंडीशन। तो सबसे ये जो दिख रहा है ये ट्रायंगल, किसको कंट्रोल करना इजी है, एक फर्टिलिटी एक को या 30,000 अनसेफ एक्ट एंड कंडीशंस? कहां पे आपको रिसोर्स, लेस टाइम, लेस एनर्जी लगेगा जहां पे कि आप इसको कंट्रोल करेंगे? तो इस लेवल पे ना, यहां पे कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन कौन करता है, अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट? सपोज ब्लास्ट फर्नेस पे एक एक्सीडेंट होता है, काफी हैजार्डस प्लांट होता है, बट एक एक्सीडेंट का रीजन क्या होता है मेजर? सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है एक्सीडेंट, अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट? अनसेफ एक्ट सर, अनसेफ एक्ट। Unsafe act. Any idea what is percentage contribution of unsafe act and unsafe contribution, unsafe conditions in any the major or fatal accident? How much percentage of contribution of unsafe act and how much percentage contribution of unsafe conditions? Sir, 80 to 90% unsafe act. Very good. Rightly said. Whoever is said. 88% contribution is of unsafe act. 10% contribution is of unsafe condition, and 2% contribution, 2% accidents are unavoidable, which is to be okay रहेगा। बट अगर आप लोग चूंकि कहीं ना कहीं से देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन अगर आप बहुत एक नॉर्मल से किसी जनरल जगह पे बात करेंगे, टाटा स्टील का अगर परमिशन से बाहर किसी से, तो लोग बोलेंगे कि नहीं वो तो ब्लास्ट फर्नेस था, कंडीशंस खराब था, सब कुछ खतरनाक था, कंपनी कुछ करती नहीं है। रोड में एक्सीडेंट हुआ तो रोड खराब था, रोड पे सैंड गिरा हुआ था, टूटा हुआ था रोड, है कि नहीं? तो 88% एक्सीडेंट ड्यू टू अनसेफ एक्ट, 10% unsafe condition, and 2% unavoidable. So सबसे अच्छा क्या रहेगा, हम लोग किसको कंट्रोल करें? अनसेफ एक्ट को अगर हम लोग कंट्रोल कर लें, अपना बिहेवियरल चेंज ले आए, सो वी कैन कंट्रोल द एक्सीडेंट। ये डेटा जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये राइटअप हम आप लोग के साथ शेयर कर लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स है, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। कुछ अनसेफ एक्ट है, कुछ अनसेफ कंडीशंस है। ओके, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे हम लोग आते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में अनसेफ एक्ट क्या क्या हो सकता है? एडजस्टिंग, क्लीनिंग एंड ऑयलिंग द मशीनरी इन मोशन पोजिशन। आजकल भी कोई करते हैं क्या रनिंग कंडीशन में ये सब, कोई मशीन का क्लीनिंग, ऑयलिंग? नो सर, बट ग्रीडिंग तो आज भी करते हैं ना।
करने टाइम में मोटर को बंद करते हैं क्या? नहीं सर। वो तो इसका SOP है उसका, है कि नहीं? बट क्या है अनसेफ एक्ट? नॉर्मली हम लोग किसी को अगर एडजस्ट करना है, कुछ क्लीन करना है, तो अवॉइड डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी व्हेन मशीन्स आर रन। ऑपरेटिंग एट अनसेफ स्पीड, हर मशीन का अपना एक रेटिंग होता है, फिर फुल लोड रेटेड कैपेसिटी होता है। एनी मशीन डोंट ऑपरेट बियॉन्ड इट्स लिमिट। ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी means you are not authorized to operate this particular equipment, even then you are operating it. Making safety device inoperative. What do you mean by this? Making safety device inoperative. सर बाईपास कर देते हैं। बाईपास कर देते हैं। कोई अगर क्रोनिक प्रॉब्लम चल रहा है, एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट इज 10 एम्पियर, बहुत क्रिटिकल मोटर है, ओवरलोड सेट है 11 एम्पियर पे, मोटर इज टेकिंग 12-13 एम्पियर, पर्टिकुलर बैच के लिए अगर ऐसा लोडिंग पैटर्न है, सो योर ओवरलोड विल ट्रिप अगेन एंड अगेन। आप क्या करेंगे? बोलेंगे यार 10 एम्पियर लेना है, 11 एम्पियर मोटर का सेटिंग है, 12-13 ले रहा, ये पर्टिकुलर लॉट का एक बैच चल रहा है, तो परेशान करके रहते हैं, नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, इसको ऐसा करो, इसका सेटिंग को 15 एम्पियर कर दो, है ना, 13 एम्पियर कर दो, शिफ्ट पार हो जाएगा। यस, अब उसको आप बाईपास कर दिए, अब क्या, या तो सेटिंग बढ़ा दिए, बट तो नॉर्मल करना आप भूल गए, क्या होगा? नेक्स्ट टाइम पे जब कभी भी आप 13 एम्पियर तक दिस मोटर विल नॉट ट्रिप, then what will happen? Motor is designed for 10 ampere, it is taking continuously 13 ampere, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसका इंसुलेशन डिटोरिएट करेगा, एंड टाइम विल कम व्हेन इट इंसुलेशन में फेल। सो दिस इज अ मेकिंग अ सेफ्टी डिवाइस इनऑपरेटिव और बाईपास करना। अवॉइडिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कुछ जो भी गाइडलाइंस है फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड, उसको फॉलो ना करना। यूज ऑफ फॉल्टी टूल्स, lack of coordination, using hand instead of tools, this is also a good thing which you should avoid. Using hand instead of tools, अपना हाथ को ना टूल्स मत समझिए, कुछ लोग होता है हाथ से ही सब कुछ होता है, जो प्रॉपर टूल्स है उसको यूज कीजिए। फॉलोइंग शॉर्टकट मेथड्स, केयरलेसनेस, अनसेफ कंडीशंस, कुछ एग्जांपल्स, इलेक्ट्रिकल and poor housekeeping, defective equipments, tools, all these are. What are the danger in use of electricity? क्या क्या हो सकता है? Hazard क्या है? Electric shock, burn, flashover, fire, explosion. What is electric shock? What is electric shock? Yes. This is a voltage source. This is a load. Is having its higher potential, lower potential. A person standing on ground came in contact with this. This person will get electrocuted or not? Digital answer, yes or no. This person will get electrocuted or not? No, sir. No. No, sir. No. Anybody whose option is why? Okay. So why this person is not electrocuted? Target got closed. System is not grounded. Okay. You mean the charge flow in this direction, yes? It will go into the source, and unless and until there is no flow of charge, there will be no flow of current, and
with this path, where this charge will go? It is not getting its return path, it is not reaching out to the source. So there is no flow of charge through this human body, so this person will not electrocuted. And this type of system is known as ungrounded system. Yes? But another system, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? अनग्राउंडेड सिस्टम को सर और एक बार रिपीट कीजिए। अनग्राउंडेड सिस्टम का इसका सोर्स जो है ना कहीं से कोई ग्राउंडेड नहीं है, तो यहाँ से जो चार्ज ये पाथ अगर आएगा ये जीरो पोटेंशियल पे आएगा, बट यहाँ से रिटर्न सोर्स में जाएगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना, कोई पाथ तो नहीं है इधर से, वही बता रहे हैं। अब एक दूसरा सोर्स बना रहे हैं यहाँ पे, इसका हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, this is a load and its lower potential is grounded. Now if a person standing on ground has came in contact with this person will get electrocuted or not? Yes. Yes. Why? Because there is a path of current. Circuit completed through the map. So this is known as grounded system. तो दुनिया में तो अनग्राउंडेड सिस्टम प्रेफरेबल है, इसमें कोई शॉक लगने का लफड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी होगा ही नहीं। सो हम लोग क्या अनग्राउंडेड सिस्टम यूज करते होंगे मोस्टली? करते हैं लोग। 90% से भी ज्यादा पावर सिस्टम्स आर ग्राउंडेड सिस्टम। अनग्राउंडेड सिस्टम ना के बराबर हम लोग यूज करते हैं। क्यों? जब इसमें शॉक लगने का खतरा नहीं है तो। क्यों यूज करते हैं ग्राउंडेड सिस्टम? साइकिल से अनबैलेंस हो जाएगा। क्या अनबैलेंस हो जाएगा? जरा ठीक से बोलेंगे। अगर आपका सिस्टम ग्राउंडेड नहीं रहेगा, ये फॉल्ट करेंट, अगर यहाँ पर कोई लाइन पार्ट अगर ग्राउंड होता है, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ग्राउंड, ये जब तक फ्लो नहीं करेगा आप इसको सेंस कैसे करेंगे कि सिस्टम में फॉल्ट हुआ? अगर आपका एक 3 फेज सिस्टम है, ये दिस इज न्यूट्रल, अगर ये फेज ग्राउंड होगा तो कैसे पता करेंगे? कोई करंट फ्लो करने का पाथ है इसे? बट इफ यू हैव मेड दिस न्यूट्रल ग्राउंडेड, देन अब यहाँ पर आप एक सीटी लगा लें, सो नॉर्मल कंडीशन में देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस सीटी, बट as soon as any of the phase will ground, there will be current sensed by this neutral CT, and it will excitation, or it will give you the leakage current or fault current. Yes. So to sense, to know the leakage current, you need grounded system. So हम लोग एक ह्यूमन बीइंग को शॉक ना लगे, हाउ यू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक? व्हाट आर द
switches, what are the system used to protect the human being against electric shock? डोमेस्टिक की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पे आएंगे हम, दोनों के लिए सेम ही होगा प्रिंसिपल, बट व्हाट आर द arrangement made in electrical system which protect a human being against लीकेज चार्ज से कुछ भी ये बैठना पड़ेगा। ओके, और कुछ लीकेज चार्ज सेंस करेगा तो उसको बंद कर देगा, ट्रिप कर देगा। वो तो है, ये तो आप बता रहे हैं कुछ प्रोटेक्टिव स्विच जो डेवलप हुआ, ऑल दीज स्विचेस आर डेवलप्ड इन ईयर 90 अराउंड, ईयरपोर्ट नहीं करना है कि एकदम एग्जैक्ट, बट 80s के लगभग में डेवलप हुआ था। उससे पहले क्या, कैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग को सेव करते थे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक? फ्यूज इलेक्ट्रिक शॉक से फ्यूज is not a protecting device which will protect the human being against electric shock. फ्यूज शॉक लगने से बचाता है क्या? नहीं। I am talking about राउंड करके switch or the system which protect human being against safety, electric shock. Sir, ELCV, RCCV. ELCV, RCCV, all these are device which was developed around 1980s. मेरा आइडिया के हिसाब से 84-86 में सुनना हम चालू कर दिए थे कि फर्स्ट डिवाइस वाज डेवलप्ड ELCV, बट आई एम टॉकिंग बिफोर डेवलपमेंट ऑफ दिस स्विच। अर्थिंग नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं सर। अर्थिंग प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को इलेक्ट्रिक शॉक से? नहीं सब लोग नहीं। यस सर। कौन बोल रहे हैं नहीं, अर्थिंग नहीं प्रोटेक्ट करता है? सर मैं बोल रहा हूँ। अर्थिंग प्रोटेक्ट नहीं करता है ह्यूमन बीइंग को? तो हम लोग घर में अर्थिंग क्यों करके रखते हैं? Before 1980, we were only dependent against electric shock on earthing. अभी तो है ना कि घर में हम लोग क्या करते थे कि अगर आपका सॉकेट पॉइंट होता था, ये जो सॉकेट पॉइंट होता है इसमें फेज पोल से आता है, न्यूट्रल पोल से आता है, और इसको क्या करते हैं, अर्थिंग पिन से कनेक्ट करके रखते हैं। अर्थिंग पिन को अगर आप इसको ना भी यूज करें तो आपका ऑपरेटर काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर आप 2 पिन से रेफ्रिजरेटर को सप्लाई दे देंगे तो रेफ्रिजरेटर विल वर्क और नॉट? यस सर। Yes. So what is need of this? So, ये सर इक्विपमेंट कोई भी इक्विपमेंट अगर बॉडी हो जाएगा तो अर्थिंग के थ्रू करंट वापस पास हो जाएगा और लो रेजिस्टेंस पास होगा ना। हाँ, तो वो किस लिए, अगर आपका ये रेफ्रिजरेटर है, इसका फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग ये बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता है, तो जब यहाँ पे लीकेज वोल्टेज आएगा, और यही वाला लाइन तो यहाँ कनेक्ट रहता है ना, तो जैसे यहाँ पे लीकेज वोल्टेज जाएगा 250 वोल्ट, तो ये क्या करेगा, थ्रू लो रेजिस्टेंस पाथ, ये पॉइंट यहाँ कनेक्टेड रहता है, फेज यहाँ, न्यूट्रल यहाँ, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, है ना। तो ये अगर जो बॉडी से कनेक्टेड रहेगा, ये क्या होगा, जैसे लीकेज वोल्टेज आएगा इट विल गो थ्रू दिस। लेकिन अगर इसी टाइम पे एक ह्यूमन बीइंग ग्राउंड पे खड़े होकर इसके कांटेक्ट में आता है, तो इसको शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर। नहीं
नहीं लगेगा। क्यों? शॉर्ट पाथ मिल जाएगा ना उसको। शॉर्ट पाथ मिल जाएगा। करंट का पैरेलल पाथ क्या कहता है कि अगर आपका ये है 250 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ पे दिस इज पाथ of earthing which is having 1 ohm resistance, and this is the path of human being. What is resistance of human being body? 5 किलो। 5 kilo ohm. Anybody else? What is the general human being body resistance? सर 100 किलो 100 किलो it is dry condition and wet condition. In dry condition, resistance is 100 kilo ohm. In same person, in wet condition, resistance is 1 kilo ohm. This is general human being body resistance in these two conditions. But it depends person to person. It is not like that. If you are having 100 kilo ohm in dry condition, another person will have same resistance. Okay, but this is general value. So assuming human being body resistance is 100 kilo ohm. So this is two paths. One path, if the leakage voltage is available on the equipment body, there will be two paths of current. One through this earthing pit, this with 1 ohm resistance, yes, and another path of human being. This is with 100 kilo ohm resistance. So if this is the potential difference is 250 volt, what will be the current through this path? 250 ampere. 250 ampere. And what will be the current through this path? 2.5 milliampere. Yes? Yes, yes. So अर्थिंग ना भी हो, अगर आप ये अर्थिंग है या अर्थिंग नहीं है, यहाँ से आप सोचिए कि आपका अर्थिंग नहीं है, तभी भी तो यहाँ से करंट फिक्स है ना, 2.5 मिलिएम्पियर ही फ्लो करेगा। यस सर। सो तो अर्थिंग रहे या ना रहे, यहाँ से तो 2.5 मिलिएम्पियर करंट पास कर ही रहा है। और अगर यही पर्सन हुए, हाँ, फ्यूज ब्लो हो जाएगा। यस यस, राइटली सेड। जैसे यहाँ से अगर सिस्टम अर्थेड है प्रॉपरली, तो फॉलोइंग दिस पाथ, इस पाथ से 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से जैसे पास करेगा 250 एम्पियर, आप देखे होंगे जहाँ कहीं भी आप जिस भी प्लग बोर्ड में आप रेफ्रिजरेटर लगाते हैं, वहाँ पर इस सॉकेट के साथ एक फ्यूज लगा रहता है, एमसीबी लगा रहता है। अगर और एमसीबी कितना लगाएंगे, अगर आप एक रेफ्रिजरेटर के लिए एक सॉकेट पॉइंट यूज कर रहे हैं तो यू विल बी यूजिंग 5 एम्पियर, इसके करस्पॉन्डिंग आप फ्यूज लगाएंगे। सो एज सून एज 250 एम्पियर विल फ्लो थ्रू दिस फेज following this path, what will happen? This fuse will blow and there will be no power on the body. Okay, so before 1980 we were only dependent on earthing against electric shock, but it was very tough task to maintain a earth pit. एक सबके घर में earthing pit है क्या? नो सर। नो सर। यस सर। लोग 50 लाख का घर बना लेते हैं, 15,000 का earthing pit नहीं बनाते। और अगर earthing नहीं था तो इस टाइम, इससे पहले 1980 से पहले जब भी इंसुलेटर फेलियर के कारण लीकेज वोल्टेज यहाँ आएगा बॉडी पे, तो क्या होता? तो उस टाइम पे अगर पीपल कांटेक्ट में आता, शॉक लगता, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन का केसेस होता था। तो अर्थिंग सिस्टम आपको रखना पड़ेगा। भाई जी ने जो बोले कि नहीं है अर्थिंग पिट, जब अर्थिंग पिट जिसके भी घर में नहीं है तो यहाँ पे क्या कनेक्शन करते हैं? ये जो थर्ड वाला टर्मिनल है सॉकेट का, एम्प्टी रहता है, ये सेम चीज को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। हाँ सर। ओके सर ऐसा ही बोल रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, तो ये अर्थिंग, अगर जब कभी भी आपके घर में एक हेल्दी वर्किंग एडिक्वेट अर्थिंग सिस्टम होना
लेने से सिर्फ काम नहीं करेगा ना। सपोज आपने अर्थिंग सिस्टम बना भी दिया और यहाँ पे इसका कंडीशंस खराब है, यहाँ वायर ब्रेक हो गया है, अब ये आपके घर पे तो यहाँ पे कनेक्टेड दिखेगा, बट ये वायर जहाँ भी अर्थिंग फिट है वहां से अगर आ रहा है, बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हो गया है, रेगुलर चेकअप नहीं कर रहे हैं, इसका मेंटेनेंस नहीं है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज गुड एज नो अर्थिंग यू आर हैविंग। And in that case, if whenever there will be leakage voltage, if a person came in contact with this metallic portion, he will get electrocution. Okay. So some protective switches are developed in year 1980. The first switch was developed, that was ELCB. ये जो फ्यूज वाला बता सकते ना सर? हाँ, तो सर वो फ्यूज के क्या मतलब स्पेशली वो इसके लिए ही रहता है हमारा स्विच बोर्ड में, अर्थिंग के लिए? अर्थिंग जब होगा तभी फ्यूज ब्लो करेगा? फ्यूज सिर्फ अर्थिंग के लिए नहीं होता है। फ्यूज तो कोई कारण से भी ओवर करंट होगा, अगर आपने यहाँ पर 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दिए हैं तो सिर्फ अर्थिंग लीकेज करंट के थ्रू होगा तभी भी नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपका कंप्रेसर जाम हो गया, 5 के बदले 8 एम्पियर देने लगा, 10 एम्पियर देने लगा, तो क्या होगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 5 एम्पियर का फ्यूज ब्लोन हो जाएगा कि नहीं? अगर कंप्रेसर का एंड पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ फेज न्यूट्रल शॉर्ट हो गया, तो यहाँ से करंट किलो एम्पियर में फ्यूज इमीडिएटली ब्लोन कर जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ये सिर्फ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, बट अगर आपका अर्थिंग सिस्टम हेल्दी है, so it will provide low resistance path, and due to this low resistance path the current will be very very high through this path. यहाँ पे फेज आ गया, ये वाला पाथ। ओके, तो ये फ्यूज को फॉलो करते हुए पाथ करेगा ना। ये फेज लाइन में आप फ्यूज लगाए होंगे ना यहाँ पे कहीं पर भी, तो यहाँ से 5 एम्पियर का फ्यूज लगाए हैं, बट करंट कितना फ्लो कर रहा है? 250 एम्पियर, तो इट विल ब्लो। as soon as it will blow, there will be no voltage available on the equipment metal body. सर हेलो। हाँ बोलिए सर। सर हम लोग जो छत के ऊपर खड़ा रह के अगर कोई फेज को छू लेंगे तो छत तो सर, छत तो सीमेंट है ना सर, तो वो कैसे ग्राउंड हो जाता है, मतलब आर्ट कैसे हो जाता है? ओके, आप एक केबल है। जी सर। ये केबल है। जी सर। दिस इज ए केबल। इंसुलेशन को टच करते हैं, यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा? कितना? डिपेंडिंग ऑन इंसुलेशन रेजिस्टेंस। करंट 0 होगा? हाँ सर। करंट 0 होगा क्या यहाँ से? नहीं सर, बहुत कम होगा। जितना भी होगा इट विल बी नॉन जीरो वैल्यू। यस सर। 0 तो कभी नहीं होगा। नहीं सर। ओके, अगर ये 6.6 kV का वैल्यू, ओके, अगर यही वाला वोल्टेज 132 kV हो जाए, सेम कंडीशन, तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा? लीकेज करंट बढ़ जाएगा सर। करंट बढ़ जाएगा। तो आप जब जहां तो आप अपने आंसर दे दिए ना, कितना लीकेज करंट होगा ये किस पे डिपेंड करता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस। नहीं सर, हम बोल रहे हैं कि छत के ऊपर खड़े होकर अगर फेज को छू देते हैं, मतलब 230 वोल्ट का फेज को भी छू देते हैं, तो छत तो सर आपका इंसुलेटर है ना? प्योर इंसुलेटर नहीं है ना। आपके इंसुलेटर मतलब क्या 100 थोड़ा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है कि आपको 0 करंट फ्लो कराएगा उसके थ्रू। नहीं सर, जैसे घर का ऊपर हम खड़ा है तो अगर अब हम 0 फ्लोर में भी है तो ग्राउंड फ्लोर में भी है, तो भी तो सर जो पक्का बना हुआ है मेरा, वो पक्का तो सर सीमेंट से बना हुआ है ना? हाँ, सीमेंट से बना हुआ है। तो सीमेंट आप क्या बोल रहे हैं? आप यही
आपका कहना ये है ना कि अगर ये फ्लोर है, सीमेंटेड फ्लोर है, तो यहाँ से कैसे लग रहा है? हाँ, सॉफ्ट ऐसे लगता है कि आप जैसे ही यहाँ पे टच करते हैं, ये 230 वोल्ट है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा थ्रू ह्यूमन बीइंग। और ये डिपेंड करता है कि ये कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस। ये इंसुलेटर या फिर ये ऐसा नहीं है, इसका रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका बहुत मेगा ओम में होगा। और एक ह्यूमन बीइंग को कितना करंट पास करने से इम्पैक्ट हो जाता है? 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर अराउंड 30 मिली एम्पियर। तो इतना ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका, प्लास्टर हो, सब तो कनेक्टेड है ग्राउंड से ही ना। केवल अपर सरफेस जो यहाँ ड्राई होकर के कंक्रीट है, ये वाला ही आपका, ये बाकी तो कनेक्टिविटी है सबका। आपका ये जो न्यूट्रल है, आप फेस टच कर रहे हैं, और आपका ये न्यूट्रल तो सब स्टेशन में ग्राउंडेड है ना, तो यहाँ से एक लीकेज करंट तो पास करेगा ही करेगा। सर अगर हम मतलब 230 वोल्ट का फेज को लाके जमीन में कटा देंगे तो सर वो ट्रिप तो नहीं होगा? एमसीबी ट्रिप नहीं होगा? ट्रिप होगा। अरे ये ट्रिप होगा कि नहीं होगा तो डिपेंड करेगा करंट कितना फ्लो कर रहा है ना। बहुत ऐसा केस में होगा, थ्रू हाई रेजिस्टेंस अगर ग्राउंड हो रहा है तो करंट इतना कम है कि आपका एमसीबी का रेटिंग से अगर करंट कम है तो नहीं ट्रिप करे। बहुत बार ऐसा होता भी है। अच्छा। नॉट नेसेसरी। और एक तो सर क्वेश्चन दिमाग में आया था कि जैसे हम मेगर यूज कर रहे हैं, मेगर यूज करने के टाइम अगर हम फ्लोर के ऊपर कुछ डिस्टेंस में, मान लीजिए 1 फीट डिस्टेंस में पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव टर्मिनल दोनों ये करते हैं, तो उसमें मेगर में कितना शो करना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आपका। सर अगर हम मेगर यूज कर रहे हैं, मेगर ठीक है, मेगर टेस्टर यूज कर रहे हैं, हाँ, इसका 2 टर्मिनल है। हाँ, 2 टर्मिनल को हम फ्लोर में ही टच करा दिया, फ्लोर में, ग्राउंड में, तो उसमें कितना शो करना चाहिए सर? ये तो डिपेंड करता है। आपको याद होगा कि हम जब किसी मोटर का अगर आईआर टेस्ट लेते हैं, एक मोटर का आईआर टेस्ट लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक टर्मिनल को दोनों पॉइंट पे रख करके यहाँ और एक और कोई दूसरा जगह पर रख के पहले देखते हैं कि ये 0 वैल्यू आ रहा है कि नहीं। हाँ सर, हाँ। ग्राउंड बॉडी को कंफर्म करते हैं कि नहीं, तभी तो फिर ये दोनों अगर कंफर्म हो गया कि ये दोनों सेम पोटेंशियल है, सेम इक्वी पोटेंशियल हो गया, यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो हम इसको 0 पोटेंशियल मान के चलते हैं। और तब यहाँ पर RYB है तो एक को यहीं पर फिक्स रखते हैं, दूसरा को यहाँ लगाते हैं और बीच में तो हो गया। लेकिन हम वही सेम चीज है ग्राउंड पर, सेम चीज ग्राउंड पर भी अगर आप कहीं रख देंगे तो ये दोनों के बीच का जितना रेजिस्टेंस होगा यहाँ से ऐसे पास करेगा, यहाँ से आप यहाँ और यहाँ रख देंगे तो यहाँ के थ्रू, यहाँ के थ्रू। तो लगभग सर कुछ आइडिया मतलब कितना होना चाहिए? नहीं, ये डिपेंड करेगा सॉइल कंटेंट, रेजिस्टिविटी, यहाँ का मॉइस्चर कंटेंट कितना है उससे। ठीक है जी सर, है ना। ये तो प्रिंसिपल इज सेम ना। जी सर, प्रिंसिपल इज सेम। जी सर, जी। So the first protective switch which was developed against electric shock was what? ELCB. ELCB. No, ELCB. What is the working principle of this ELCB? Any idea? है तो अगर वोल्टेज क्लियर रहेगा तब इसको डिस्कस नहीं। सर सीबीसीटी प्रिंसिपल है सर। ELCB में CBCT प्रिंसिपल है। हम एकदम जनरेशन 1 से आपको स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। तो ओके, लेट अस डिस्कस। ओके, सपोज यू आर हैविंग सोर्स and you are having load। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इन बिटवीन सोर्स एंड लोड विल कनेक्ट दिस डॉटेड लाइन बॉक्स इज नथिंग बट योर प्रोटेक्टिंग स्विच। सो सोर्स का फेज, न्यूट्रल
ये हो गया आपका ELCB का सोर्स फेज न्यूट्रल, आउटपुट साइड में फेज न्यूट्रल, यहाँ से आप कनेक्ट कर दीजिए इसको, फेज न्यूट्रल, लोड का फेज, लोड का न्यूट्रल, और मेटेलिक बॉडी इसको कनेक्ट कर देंगे अर्थिंग से, ठीक। और दिस इनपुट साइड में एक अर्थ सिस्टम, ठीक। नॉर्मल कंडीशन में ये फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, यहाँ से करंट जाएगा, लोड को ड्राइव करते हुए न्यूट्रल से रिटर्न हो जाएगा, ठीक, काम करेगा। इसके अंदर में होता क्या है? इसके अंदर में कुछ नहीं होता है, एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्विच होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच जैसे हम बोलेंगे तो क्या होगा, एक देयर विल बी अ सोलेनॉइड, और ये सोलेनॉइड यहाँ से कनेक्टेड रहता है, ये इनसाइड। ये डॉटेड लाइन बॉक्स आपको सिर्फ अगर एज ए यूजर यूज करेंगे तो यू विल फाइंड 3 इनकमिंग टर्मिनल, 3 आउटगोइंग टर्मिनल, यहाँ पे आप ऐसा कनेक्शन कर दीजिए, ओके। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जिसका सोलेनॉइड है, और यहाँ पर ये स्प्रिंग से इसको खींच के रखता है। तो क्या होगा? एनसी कॉन्टेक्ट है, नॉर्मली क्लोज रहेगा। कब तक क्लोज रहेगा? जब तक ये कॉइल इनर्जाइज नहीं है, यस। once this coil is energized, it will develop more torque than this spring torque, then controlling torque will be more than the deflecting torque will be more than the controlling torque, so it will operate this plunger and the switch will open. But unless and until there is no voltage, so what is voltage here? Because it is at ground potential is 0 volt, so in normal condition what is the voltage at equipment body? This is connected with the equipment body, और ये है जो भी आपका ड्राइव करता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मोटर है, जनरेट, अगर लाइटिंग सर्किट है, हीटर है, जो भी लोड क्या है वो, ये लोड का यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से ड्राइव करके चला जाएगा। यहाँ पे कोई वोल्टेज अवेलेबल होता है नॉर्मली बॉडी पे? यस और नो? नहीं नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 0 वोल्ट। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस coil? 0 volt. So it will not energize. It will not energize. So these two contacts will remain in closed condition. So power is through. Whenever there is a leakage voltage due to the insulation failure, due to the any reason, aging effect, mishandling, over temperature rise, insulation fade, then what will happen? This phase will come in contact with body, then 250 volt will appear here, yes, and as soon as leakage voltage will appear on the body, it will directly appearing at the coil one end, either end is at 0 potential. So what is potential difference at coil end? 250. So it will energize. So as soon as there is a leakage voltage, this solenoid will energize and it will pull this plunger and the switch will open. So system will trip. But if you have designed a coil, so you'll have to design a voltage level, its working voltage. Suppose you have made a solenoid coil with working voltage or its rated voltage 250 volt. But due to insulation failure, insulation is not failed fully, it's failed partially. So your coil voltage rating is 250 volt, but voltage appearing at the body is not 250 volt, it is 200 volt. Then what will happen? Your rated voltage of this coil is 250, but you are getting here 200 volt. So what is potential difference across this coil? 200 volt, but its rated voltage is 250 volt. It might not work. होगा कि नहीं? कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का अगर आप डिजाइन एक रेटेड वोल्टेज डिजाइन किए हैं, इफ यू आर नॉट गिविंग द रेटेड वोल्टेज, इट मे नॉट वर्क ना।
Yes, sir. Yes, so it will not energize, but 200 leakage voltage is appearing on the equipment body. Yes, At sir. this time, if a person will came in contact with this, what will happen? Here 200 volt, here 0 potential, so correspond to 200 volt, this person may get electrocuted. Yes, sir. Yes. Now suppose you have designed coil voltage 200 volt, but leakage voltage is 150 volt. Again same case. Yes, sir. Yes. You have designed a coil voltage 150 volt, leakage voltage is 100 volt, but this coil will not pick up, but people will get electrocution correspond to the leakage voltage. So this was the earth leakage circuit breaker voltage dependent. Yes, sir. Voltage dependent. Also, another disadvantage of this, you need a earthing system for working of this. So earthing system अगर काम नहीं किया ठीक से, तो again even you are using ELCB, but at the time of leakage it won't trip because आपका earthing यहाँ से break होके पड़ा हुआ है, so there will be no return path. This solenoid will not energize. There will be no current through this solenoid. Yes or no? So these are the disadvantage of this ELCB. So it was not sustained in the market very long, and immediately its modification was to made. Okay. So देखते हैं इसका क्या मॉडिफिकेशन किया गया. RCBO, सर. RCBO. Okay. एक दूसरा डिवाइस अगेन सेम सोर्स RCBO नहीं आया, थोड़ा सा अभी आप जंप कर गए हैं. RCCB. RCCB डेवलप हुआ. Again source load, but here you will find only two incoming point, two outgoing point, and no neutral is needed, and no earthing is needed. Okay, no earthing is needed. So there was a different sensor. अभी हम एक कोर है, ये एक सेंसर है, आप अभी इतना ही समझ गए ना. और यहाँ पे एक वाइंडिंग्स, एक दूसरा वाइंडिंग क्लियर है. एक ऐसा कंपोनेंट हम लोग क्या है, ब्लू कलर का वाइंडिंग है, एक तीसरा वाइंडिंग्स भी होता है जो यहाँ लगा रहता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है. और ये जो सेंसर है थर्ड वाला, इसका कनेक्शन इसके साथ. Okay. Now in normal condition what will happen? This is phase and neutral of load. So current will pass through this and will return back from neutral line here. आप अपना क्या करेंगे, लोड को क्या करेंगे, इक्विपमेंट बॉडी को इसको ग्राउंड करके रखेंगे.
ठीक है। अब नॉर्मली क्या है, वर्किंग के लिए अभी कनेक्शन नहीं, 5 एम्पियर करंट यहाँ से पास कर रहा है, 5 एम्पियर करंट यहाँ से लोड को ड्राइव करते हुए 5 एम्पियर करंट रिटर्न होगा नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? आवाज आ रही है कि नहीं? तो यहाँ से अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन दिस कॉइल? दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स बनेगा ऐसा कुछ। अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स। यस। अब यहां से डाउन इस वाइंडिंग में कैसा फ्लो है करंट का, ऐसा। तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा ये कैसा बनेगा, ऐसा। इसके अपोजिट बनेगा कि नहीं? यस सर। यस। तो अगर ये डायरेक्शन में अगर ये 5 एम्पियर करंट है तो ये सपोज कि 5 वेबर का फ्लक्स जनरेट कर रहा है और ये -5 वेबर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा है, फ्लक्स का डायरेक्शन उल्टा है। सो व्हाट इज नेट फ्लक्स सेंस्ड बाय दिस थर्ड कॉइल? 0। and this is getting connected with what is sensed by this solenoid? 0. So this will not energize, it will close, its contact will remain in closed condition and power will through from source to load. Okay. Now suppose there is a leakage voltage. There is a leakage voltage on the system or equipment due to the failure of insulation. Now what will happen? 5 ampere will come from this. So suppose 1 ampere leakage current is going into the ground, a human being or anything. This is going into the ground. So what will be the current through this neutral line? If 5 ampere current is incoming through phase, 1 ampere is going into the ground. So how much current is here now? 4 ampere. Kirchhoff's current law. कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ओके है। तो यहाँ से जब 4 एम्पियर हो गया तो ये अपर कॉइल में +5 वेबर और नीचे वाला में अब कितना हो गया? -5 वेबर और -4 वेबर। The net difference of 1 weber flux is sensed by this. So this will appear here. So it will operate. Okay. अब अगर हम ऐसा सेटिंग कर दे, ऐसा इसका डिजाइन कर दे, इफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट का डिफरेंस मोर देन 30 मिली एम्पियर हो, मतलब अगर लीकेज करंट 30 मिली एम्पियर हो तो जो भी इनकमिंग करंट आ रहा है उससे 30 मिली एम्पियर माइनस कर दे, और ये तो थर्ड कॉइल है सेंस करेगा 30 मिली एम्पियर। इसका डिजाइन ऐसा कर दे कि इफ इन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 मिली एम्पियर बिटवीन इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट, इट विल सेंस बाय दिस सोलेनॉइड एंड इट विल ऑपरेट दिस electromagnetic switch system will trip. Okay, so this is the working principle of this is residual current. So this device, पहला देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, सिस्टम को अर्थिंग नहीं है, काम कर जाएगा। दूसरी बात सिंप्लिसिटी हो गया, 2 इनकमिंग कनेक्शन। वोल्टेज डिपेंडेंसी जो था ELCB में वो खत्म हो गया। इसको इनिशियली जब डेवलप हुआ था इसको भी बोलते थे ELCB करंट डिपेंडेंट, बट टेक्निकल इतना स्पेसिफाई करना पड़ता, ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, ये करंट डिपेंडेंट है, बट इसका रेसिडुअल करंट प्रिंसिपल पे काम करता था, इसका नेम कर दिया गया RCCB, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर।
Okay, residual current सर्किट ब्रेकर। बट क्या ये दोनों का दोनों डिवाइस जो दिख रहा था ELCB RCCB ओवर करंट में काम करेगा? अगर यहाँ पहला वाला केस कोई देखे, पहला वाला केस कोई आप देखिए, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा था, 5 एम्पियर जा रहा था। अब लोड कोई कारण से ओवरलोड हो गया, 10 एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है, बट ओवरलोडिंग सिचुएशन हुआ है, इंसुलेशन फेलियर नहीं हुआ है। सो इक्विपमेंट के बॉडी पे कोई करंट तो आएगा नहीं, करंट आएगा नहीं तो ये सोलेनॉइड पिकअप नहीं होगा। तो ये यहाँ सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, बट ओवरलोड में ये इक्विपमेंट को नहीं बचाएगा। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो करंट यहाँ से आके यहीं से रिटर्न हो जाए, लीकेज वोल्टेज तो बॉडी पे आएगा नहीं। सो ELCB सिर्फ कैसा प्रोटेक्शन दे रहा है? इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है? इक्विपमेंट प्रोटेक्शन नो। क्या प्रोटेक्शन कर रहा है? ह्यूमन प्रोटेक्शन ओनली। यस, अगर लीकेज करंट होगा, एक आदमी टच में आएगा, लीकेज वोल्टेज पे आ गया तो ये ट्रिप करेगा। तो ये दोनों सेम केस यहाँ भी, मोटर ये लोड जो भी है आपका 5 के बदले 10 एम्पियर लेने लगे, 10 एम्पियर लेकर के 10 एम्पियर रिटर्न होगा। योर लोड इज गेटिंग ओवरलोडेड, but there is no another path, no unintended path of current is there, so incoming current and outgoing current will be equal, so this system will not trip। 20 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर इनकमिंग, 20 एम्पियर आउटगोइंग, नेट प्लस 0, so this is also for शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट इन किलो एम्पियर, बट इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल, so this is also used for only human protection। सर वो जो सोलेनॉइड को सर सोलेनॉइड जो दिखाए RCCB में वो क्या सिटी है, वो है? नहीं, ये वाला ये जो सिस्टम दिखा ना, दिस इज नोन एज CBCT, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफर। ये तो नॉर्मल क्वाइल है, ये दोनों का नेट। ओके, दिस इज CBCT। तो क्या हो गया मेरा ELCB और RCCB दोनों क्या कर रहा है? सिर्फ ह्यूमन प्रोटेक्शन, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है इसमें, है ना। बट प्लांट में आपको लीकेज तो कभी होगा, इंसिडेंटली होगा। अगर इंसुलेशन फेलियर होगा तो हो सकता है कभी कभी कोई प्रोडक्ट का आपका क्वालिटी इतना अच्छा है कि 5 साल में कभी लीकेज नहीं हो, इंसुलेशन फेलियर नहीं हो, बट ओवरलोडिंग सिचुएशन तो कभी भी हो सकता है ना। सो आपका डिवाइस ओवरलोड में भी फेल कर सकता है, गड़बड़ हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सो इंडस्ट्री में हमको क्या चाहिए? नॉट ओनली ह्यूमन प्रोटेक्शन, ऑल्सो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। तो क्या करना होगा आपको? जहां भी आप ELCB लगाएंगे तो एक सोर्स अगर, यस बोलिए, क्या हो सर? हाँ करंट सर, आपका आवाज क्लियर नहीं हो, थोड़ा फिर से बोलिए। सर रेसिडुअल करंट क्या होता है सर? रेसिडुअल करंट होता है, आप ये जब दोनों का डिफरेंस को सेंस करता है, ये फ्लक्स, ये क्या होता है? डायरेक्टली तो कुछ नहीं होगा ना, ये दोनों का फ्लक्स का कारण क्या होगा? इसका अपना फ्लक्स के कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इसके कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, तो इस दोनों का एक EMF इंड्यूस्ड होगा, और ये दोनों जो EMF इंड्यूस्ड होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, दोनों का डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF अलग अलग होगा। एक अगर सोचिए कि एक अगर कॉइल है, एक में इंड्यूस्ड EMF करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, जिसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसका पोलैरिटी क्या होगा? ऐसा होगा। दूसरे में करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो इसमें जो पोलैरिटी होगा वो ऐसा होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस को सेंस करेगा, तो ये रेसिडुअल करंट फ्लो कराएगा इसके बीच में। अब ये दो सोर्स बन गया ना, तो कैसा सोर्स बन गया मेरा? एक ऐसा, ऐसा। तो अब यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, दोनों सीरीज हो गया सोर्स। ठीक, तो ये क्या शॉर्ट, हेलो
ठीक है? हाँ सर ठीक है। ओके। तो हमको जहाँ भी सोर्स के साथ में अगर आप एक सोचिए ELCB या RCCB यूज करते थे, या ELCB और RCCB अगर यूज किए तो ये क्या प्रोटेक्शन देता था? सिर्फ ह्यूमन प्रोटेक्शन। तो आपको एक लगाना पड़ेगा क्या? MCB। ये दोनों क्या देता था? ह्यूमन प्रोटेक्शन। MCB क्या प्रोटेक्शन देता है? इट प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम ओवर करंट एंड ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। ये अगर लोड है तो आप दोनों चीज लगाना पड़ता। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? एक दोनों का एक बॉक्स के अंदर अगर इनबिल्ट करके बना दिया, ये बन गया RCBO, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओके, तो ये क्या करेगा? दोनों मेरा प्रोटेक्शन करेगा। तो आज का दिन में हम लोग जितना भी यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? RCBO का। तो इसका ट्रिपिंग करंट का क्या होना चाहिए रेंज? दो तरह का इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं। एक होता है पोर्टेबल हैंड हेड, दूसरा होता है पोर्टेबल नॉट हैंड हेड। हैंड हेड में से 30 मिली एम्प यूज करते हैं। तो हैंड हेड में 30 मिली एम्पियर, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम 200 मिली सेकेंड, और हैंड हेड के लिए 100 मिली एम्पियर 100 मिली सेकेंड का फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। ठीक, तो ये डिवाइस का डेवलपमेंट हो गया। ये एक डिफरेंट करंट का वैल्यू है, कहाँ पे किस करंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। हर इलेक्ट्रिकल रूम में देखेंगे आप लगा रहता है। सो मोर देन 30 मिली एम्पियर इज डेंजरस एंड अबव दैट देयर। लेकिन एक जो होता है ना कि 30 मिली एम्पियर से ज्यादा, तो क्या 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर से ज्यादा हम लोग बोलते हैं मोर देन 30 मिली एम्पियर इज डेंजरस। सो 20 मिली एम्पियर किसी को लगा करके 8 घंटा छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा कि नहीं? अगर तो मर जाएगा, डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। तो सीवियरिटी ऑफ शॉक, सीवियरिटी ऑफ शॉक नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। सीवियरिटी ऑफ शॉक किसके किस पे डिपेंड करेगा? पहला, magnitude of current, magnitude of current, second, duration of current, and third, path of current. path of current means अगर कोई एक आदमी एक ऐसे टाइप के कांटेक्ट में आता है कि इसका एक फिंगर है, एक, तो ये टच में आता है और इंसुलेटिंग कंडीशंस में है, बॉडी उसका इंसुलेटेड है, तो क्या होगा? करंट यहाँ से आकर के ये एक पैरेलल पाथ बना, सो यहाँ से क्या होगा? दो फिंगर का अगर विक्ट्री सिंबल हम लोग बनाते हैं, दो उंगली से, सोचिए दो उंगली टच किया किसी लाइन, तो करंट का पाथ ऐसे होगा। और एक ऐसा है, और ये ह्यूमन बीइंग है, जमीन पे खड़ा है, ये इसके टच में है। सो इसमें क्या होगा? हैंड, चेस्ट, एब्डोमेन, लेग, सारा, तो दिस इज द पाथ ऑफ करंट। कितना पार्ट्स ऑफ बॉडी के थ्रू करंट पास करता है, इस पर भी। तो ये तीन चीज पे सीवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड। ठीक है?
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करंट रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 किलो ओम, 1 किलो ओम वेट कंडीशन में। सो यहाँ पर एक टेक अवे पॉइंट आप लोग के लिए ये है कि आप सोचिए कि कोई भी आप पोटेंशियल को टच करते हैं, अगर करंट 1 मिली एम्पियर भी फ्लो करता है, जब आप ड्राई हैं तो वेट में कितना करंट फ्लो करेगा, 100 मिली एम्पियर, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस इज 100 टाइम मोर। एंड कैन यू इमेजिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मिली एम्पियर एंड 100 मिली एम्पियर? It will decide fertility and non-fertility. So the takeaway point is, whenever a person is wet, must not operate any electrical equipment. Okay? अगर इस कंडीशन में आपको शॉक लगता है, 100 टाइम्स ज्यादा करंट फ्लो करेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, घर में नहाते नहाते शावर का पानी से गर्म पानी आना बंद हुआ, गीजर का स्विच अगर बाथरूम में है, उसी कंडीशन में ऑन करने चले जाते हैं। ये वाला कुछ केस हम पहले भी आपसे डिस्कस किए थे। देखिए, दिस पर्सन विल गेट शॉक्ड, क्योंकि ये अर्थिंग से अर्थिड सिस्टम है, तो यहाँ से करंट का पाथ फ्लो करेगा। कि यहाँ पे पर्सन नॉट शॉक्ड, क्योंकि ये क्या है, ये भी जीरो पोटेंशियल पे है, यहाँ टच भी कर रहा है लोअर पोटेंशियल पे। तो ये यहाँ से टच है तो लोअर पोटेंशियल, सेम जीरो पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। पर्सन विल नॉट शॉक्ड बिकॉज दिस इज अनग्राउंडेड सिस्टम, देयर विल बी नो पाथ ऑफ चार्ज, रिटर्न सिस्टम में नहीं जा रहा है। इस केस में यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे टच में आया, ग्राउंड पे खड़े होकर के थ्रू अर्थ, ये है हायर पोटेंशियल, यहाँ से ये ट्रीज के थ्रू लोअर पोटेंशियल ग्राउंड हो गया इंसिडेंटली। सो हायर पोटेंशियल यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है थ्रू सिस्टम, पर्सन विल शॉक। इसमें देखिए ट्री हायर पोटेंशियल को टच में आ गया है, यहाँ ये हायर पोटेंशियल, ट्री हायर पोटेंशियल पे आ गया, ये पर्सन को शॉक लगेगा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा। और ये क्या हो गया, ये हायर पोटेंशियल, ये भी हायर पोटेंशियल, दिस पर्सन विल नॉट गेट शॉक्ड। सर इस कंडीशन में अगर बैटरी को हम लोग छुएंगे तो कभी भी शॉक नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, और लगता भी नहीं है। कार का बैटरी में आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपका हाथ दूसरा भी कहीं पर टच हो जाएगा कार का बॉडी पे, तब हल्का टिंगलिंग हो सकता है, अदरवाइज नॉट। ये वाला तो फिर से बोलिए सर, ट्री वाला, ये वाला बोल रहे हैं कि इस पाथ क्या हो रहा है, ये पर्सन यहाँ निगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल के टच पे आ रहा है ना, लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पर एक ट्रीज है इस सोर्स का हायर पोटेंशियल के कांटेक्ट में है, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये सोर्स का वोल्टेज है, बट इसके अक्रॉस में ये हायर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल है, यहाँ से कोई पाथ नहीं है क्योंकि ग्राउंडेड है नहीं। चलो ये है हायर पोटेंशियल, इसके यहाँ पर हायर पोटेंशियल हो गया, और ये दूसरा एंड भी हायर पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ओके सर, हाँ सर कोई भी जनरेटिंग एंड में हम लोग डेल्टा सिस्टम से पावर जनरेट नहीं कर सकते हैं? न्यूट्रल चाहिए ना आपको, नहीं तो जनरेटर का प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपका सोर्स है ना। देखिए आपका ये तो सोर्स है। जी सर। तो सोर्स में अगर आप डेल्टा यूज करेंगे, सपोज आपने जनरेटर बना लिया डेल्टा का, ऐसा बना दिया, तो इसमें आप फॉल्ट करंट सेंस कैसे करेंगे। लेकिन अगर यही जनरेटर को आप स्टार बनाएंगे, तो आप जनरेटर का प्रोटेक्शन अचीव कर सकते। यहाँ पे
इंटेंसिटी लगा दीजिए, जो कुछ कुछ है ना। जी सर। अगर सर हम लोग एलएफ में सर काम करते हैं, तो एलएफ में जो सेकेंडरी होता है ट्रांसफार्मर का, पावर ट्रांसफार्मर का, इस पावर ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होता है उसमें आपका ऑन ग्राउंडेड रहता है सर, अनग्राउंडेड रहता है, डेल्टा रहता है। अच्छा, तो उसको अगर छुएंगे तो शॉक नहीं लगना चाहिए सर? देखिए शॉक पे एक चीज और बता रहे हैं, अभी तक हम लोग जितना देखते आ रहे हैं कि अगर कोई भी लाइव सिस्टम को अगर है और वो अनग्राउंडेड है तो शॉक नहीं लगेगा। बट एक चीज और फैक्टर यहाँ पे काम करता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोग। सपोज आपका ये लाइव सिस्टम है, ओके, और आप इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या है? लाइव है, चार्ज है, हायर पोटेंशियल है, ये जो लोअर पोटेंशियल पे है, या आप दो फेज के भी टच में आते हैं। चलिए इसके तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर एक चार्ज, एक हाई पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल का सोर्स है और बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो ये क्या क्या कंपोनेंट का बिहेवियर होगा? कैपेसिटर। वेरी गुड, कैपेसिटर। मतलब कि अगर एक ह्यूमन बीइंग है या कुछ भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो और इसके बीच में क्या बन गया है? अगर आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं टच में, ओके, आप यहाँ पे हैंग हो गए, ऐसा है ना? बट ये यहाँ का आपका हायर पोटेंशियल पे आ गया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसके बाद तो ग्राउंड है ना। तो ये पूरा का पूरा एक वर्चुअल कैपेसिटर फॉर्मेशन कर दिया। तो वर्चुअल कैपेसिटेंस फॉर्म कर दिया, तो क्या इसका कुछ कैपेसिटेंस वैल्यू होगा C, जो कि डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का। डिस्टेंस जितना कम कैपेसिटेंस उतना ज्यादा, डिस्टेंस जितना, तो ये बट कुछ भी एक कैपेसिटेंस तो फॉर्म हो गया। अब जैसे ये कैपेसिटेंस फॉर्म हो गया तो यहाँ से एक चार्जिंग करंट ड्रॉ करेगा ये, और चार्जिंग करंट ड्रॉ करेगा तो यहाँ पर एक VC होगा I। अगर यहाँ पे कुछ, अगर एक चार्जिंग करंट हो गया तो यहाँ पे कुछ C है, तो कुछ इसका XC बनेगा, तो VC विल बी इक्वल टू I इंटू XC। तो अगर ये किस पे डिपेंड करता है? अगर ये डिस्टेंस कम है या फिर ये सिस्टम का वोल्टेज इतना ज्यादा है, इतना करंट फ्लो कराते, तो अगर फंडामेंटल्स को छोड़ दें, जैसे कि पाथ नहीं है बट देयर इज अ पाथ, अगर डीप एनालिसिस करेंगे तो देयर विल बी अ चार्जिंग करंट। ठीक है, इसीलिए किसी का हिम्मत नहीं हो सकता है और जो कि आप कोई सजेस्ट नहीं करता है कि नहीं आप 33 kV का लाइन को पकड़ के लटक जाइए, आपको शॉक नहीं लगेगा। डिपेंड। और उसमें हम लोग का 33 kV नहीं होता है, वो 380 वोल्ट तक होता है सेकेंडरी में। तो जितना भी हो, हम ये बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है ना, वोल्टेज कम है तो करंट कम होगा। बट अगेन ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डायनामिक्स है, क्या इन्वायरमेंट है, अगर आप हवा में ही है, इंसुलेशन है, सब इंसुलेशन पर डिपेंड करता है ना। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी तो चेंज होते रहता है ना मीडियम का। यस सर, यस। सो पॉइंट इज दिस, मतलब ऑन ग्राउंडेड सिस्टम में भी शॉक लग सकता है थ्रू चार्जिंग करंट। यस सर। ये डिपेंड्स करता है किस पे? वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतना कम होगा। C जितना कम होगा, करंट उतना कम होगा। ठीक है? यस यस सर, यस, थैंक यू। ये सब जस्ट है, क्या करंट पे क्या इम्पैक्ट होता है इसमें। आप लोग रूल्स ऑफ 9 पढ़े? नो सर। हाँ, बर्न के लिए यूज होता है रूल्स ऑफ 9। हाँ, रूल्स ऑफ 9।
क्योंकि जब बर्न्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कि भाई कितना % बर्न हुआ है उसके लिए, तो ये रूल्स ऑफ 9 कैसे डिफाइन, हेड एंड नेक अगर किसी का बर्न होता है तो बोलते हैं हम लोग 9%। इंटीरियर टोरोशो मतलब ये जो आपके सामने का फ्रंट चेस्ट के आसपास का है, ये अगर होता है तो 18%। पोस्टेरियर टोर्सो भी अगर बर्न होता है मतलब पीठ बैक साइड पे होता है तो उसके लिए भी 18% है। अपर एक्सट्रीमिटीज है ना, पेट वाला पोर्शन जो है ये 18%। लोअर एक्सट्रीमिटीज ये दोनों का आगे पीछे मिला के 36% ये। उसके बाद जेनिटेलिया 1%। तो टोटल अगर देखेंगे इसके बेसिस पे हम लोग ये रूल्स ऑफ 9 डिफाइन किया गया है। ओके, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इसमें तो कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड है। हम एक सेफ्टी स्टैंडर्ड आप लोग जो मेजर है हम लोग का, सब तो पढ़ना उतना ये नहीं है, बट कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड आप लोग को जरूर देखते रहना चाहिए या देख तो क्लियर रहना चाहिए, है ना। जैसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? देखिए इतना ये 12 सेफ्टी स्टैंडर्ड है, बट सब नहीं। आप इलेक्ट्रिक फ्लैश सूट, सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर टेम्पररी वायरिंग, ये हो गया। वर्किंग इन इलेक्ट्रिकल रूम, सेफ्टी इन केबल रन, ये जो इलेक्ट्रिकल डोमेन में काम करने वाले हैं एटलीस्ट ये 4-5 सेफ्टी स्टैंडर्ड जरूर आपको दिमाग में एक रहना चाहिए। सो हम लोग देखते हैं, एक हम लोग आर्क फ्लैश सूट के बारे में सबको आइडिया है, सब लोग हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, यूज करते हैं। यस सर। एवरीबडी? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. So what is the ATPV? Arc thermal protection voltage. Wrong. Value. Wrong. आप बोले, हम जरा लिख देते हैं। आर्क Thermal performance value. आर्क थर्मल प्रोटेक्शन वैल्यू। तो बोले थे दिस इज रॉन्ग। Sir, arc thermal performance value. Yes, this is arc thermal performance value. What is meaning of this? क्या मतलब है? उतना एनर्जी से बचाएगा, थर्मल एनर्जी से। ओके, सो हम लोग जो आर्क फ्लैश सूट यूज करते हैं, आर्क फ्लैश सूट का ATPV हाउ मच? 40 calorie per square. 40 cal per सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों 40 को क्या बेसिस पे डिसाइड किया गया? थर्मल एनर्जी, वोल्टेज के हिसाब से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है फ्लैश में। आर्क फ्लैश सूट हम लोग किस वोल्टेज लेवल तक यूज करते हैं? नॉर्मली तो हम लोग 33 में 6.6 के भी 33 अप टू 33 kV। सो यूएस का लैब में 33 किलो वोल्ट का बस बार को वोल्टेज कंडीशन में, यहाँ एक है ना, एक वोल्टेज कंडीशन में शॉर्ट सर्किट क्रिएट करके 1 सेकेंड तक देखा गया शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। सो मैक्सिमम एनर्जी डेसिपेशन हुआ 32 कैल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के बेसिस पे डिसाइड करके इसका सेफ्टी फैक्टर को देखते हुए 40 कैल पर सेंटीमीटर स्क्वायर का बनाया। ओके, तो ये हाँ बोलिए सर। 33 हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं?
आपके ऊपर कौन सा सब्सट्यूट यूज करता है? 33 kV के ऊपर सिस्टम पे हम लोग ग्राउंडिंग डिस्चार्जिंग ये सब करने के लिए जब जाते हैं तो हम लोग अर्थ स्विच पे रिलाई करते हैं ना, वहां पे अर्थ स्विच। अगर सर्किट ब्रेकर ऑफ करके आइसोलेटर ऑफ कर देंगे, उसके बाद अर्थ स्विच को आप ऑपरेट कर देंगे तो आपका जो लाइव पार्ट है वो 0 पोटेंशियल पे आ जाएगा और ये विजिबल होता है। नॉर्मली हम लोग 33 kV से एबव में कोई एचटी टेस्टर यूज नहीं करते, उतना हाई वोल्टेज के पास कोई जा करके नहीं यूज करते। सर ये प्रोटेक्शन वैल्यू भी कुछ होता है? प्रोटेक्शन वैल्यू कुछ नहीं होता, आर्ट परफॉर्मेंस वैल्यू होता है। ओके सर। और ये देखिए इसका एक और शॉर्ट फॉर्म यूज करिएगा NFPA, ये भी कभी कुछ आपका जगह में पूछता है। ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन एक्ट है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका भी एक स्टैंडर्ड उसमें है, इसके हिसाब से उसका मटेरियल है आर्क फ्लैश हुड का क्या होना चाहिए। और ये हम लोग कब यूज करते हैं? कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जॉब डिफरेंशिएशन पता है आप लोगों को क्या डिफरेंस है दोनों में? What is category 1 job and category 2 job? फुल कोड जो यूज करते हैं हम लोग किस वोल्टेज लेवल के लिए? अब 690 वोल्ट अप टू 33 kV। ये सर। यस। और उससे बिलो वोल्टेज लेवल पे क्या कौन सा यूज करते हैं? LV फ्लैश जैकेट। इसका ATPV कितना होता है? 8.5 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एक क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रल में मतलब आपका तीनों फेज का करंट अगर अलग अलग है और न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो उस केस में क्या कंडीशन आएगा? न्यूट्रल में क्या होगा? वोल्टेज आएगा या फिर क्या होगा? आपका ये 3 फेज सिस्टम है। जी सर। अनग्राउंडेड सिस्टम है। जी सर। ओके। So this is neutral. This is GP. Yes sir. This is VM. Yes sir. Okay. So यहाँ पे वोल्टेज 0 होने के लिए क्या कंडीशन है? PP मतलब VA must be equal to VB must be equal to VC. If all three phase voltage are equal, then there will be no voltage. Yes sir. Yes. So what will be the vector? (120 degree apart). VA, VB, DC. This is center of gravity. Center of gravity पे काम करेगा ये न्यूट्रल पॉइंट। जी सर। ओके। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज है अभी? 0। यस सर। 0। अब आप बोल रहे हैं कि ये वोल्टेज तीनों इक्वल नहीं है। नहीं, हम बोल रहे हैं कि करंट जो है, हाँ, ये मान लीजिए सोर्स है आपका और करंट जो है डिफरेंट हो गया। हाँ ठीक है। करंट जो है IA is not equal to IB is not equal to IC।
वेरी गुड। नहीं होगा, नहीं होगा तो करंट नहीं होगा तो ये वोल्टेज भी इक्वल नहीं होगा, अगर सिस्टम अनबैलेंस हो गया ना। यस सर। यस, सो दिस इज नॉट द कंडीशन, दिस इज नॉट द कंडीशन ना। देन व्हाट विल हैपन, आपका करंट डिफरेंट हो गया तो वेक्टर जो बनेगा ये हो सकता है कि ये होगा और ये VC होगा और ये VB हो सकता है, ये तो आप नहीं पता है किस ऐसा होगा। तो अब एक्चुअल में न्यूट्रल का यहाँ बन रहा है। यस सर। दिस इज नॉट द कंडीशन वेयर VA इज नॉट इक्वल टू VB इज नॉट इक्वल टू VC। यस सर। तो ये क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो एक्चुअल सिस्टम के हिसाब से ये है, तो यहाँ और यहाँ के बीच में क्या होगा, ये some floating voltage Yes, sir. which will appear at neutral if your system is ungrounded. To avoid this, we keep this neutral grounded so that it is bound, because earth is a big mass, so neutral is bound to be at zero potential. आपका floating voltage नहीं होने देगा, that's why. You got my point? इस कंडीशन में अगर ग्राउंड कर देते हैं तो उस कंडीशन में वो तीनों फेज में अलग अलग करंट जाने के लिए मतलब ये करेगा आपको। हाँ, करेगा। तो अनबैलेंस करंट होगा वो न्यूट्रल के थ्रू पास करेगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। सर एक और डाउट था सर। बोलिए सर, ये पिछला साल का सर IELTS में क्वेश्चन गिरा था कि मतलब डेंजर नोटिस जो हम लोग का LV रूम में रखना है सर, होना चाहिए इंग्लिश हिंदी वाला सर। तो सर लेकिन वो सेफ्टी स्टैंडर्ड में सर लिखा, सेफ्टी स्टैंडर्ड में लिखा है सर कि इंग्लिश और हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज, और लेकिन सर IE रूल में लिखा है कि इंग्लिश हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज। तो सर ये दोनों ऑप्शन था सर वहाँ पे। नहीं, उसके लिए जो है इंग्लिश और हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज। अच्छा, तो सर IE रूल को हम लोग को फॉलो नहीं करना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड में जो वही होगा ना सर? हाँ, हम लोग का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड में हुई वहां पर भी कुछ आपको लगता है इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए आप। सपोज आप उड़ीसा में हैं, तो उड़ीसा में क्या लिखा होगा? हिंदी होगा, हिंदी लिखने का कोई मतलब नहीं है वहां पर, नहीं समझेगा कोई, तो वहां इंग्लिश होगा एंड उड़िया होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब जगह में है तो क्या होगा? हिंदी एंड इंग्लिश। ये सब हिंदी क्षेत्र है। ओके। लेकिन अगर आप सोचिए कि तमिलनाडु में है तो वहां का इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, वहां हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं है। केरला में हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। दिस इज द मीनिंग। ओके सर, थैंक यू। ये कर, इसको थोड़ा समझ के लिखिएगा। कभी कभी ये ट्रू फॉल्स में देता है या देता है, बट कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी क्लियर। यस सर। तो सेफ्टी जो आर्क फ्लैट सूट आप लोग यूज करते हैं, तो उसको इनॉर्मसली जितना मर्जी जितना दिन अगर उसका फिर यूज नहीं करने का, देयर इज सम इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन द आर्क फ्लैट सूट। एंड व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस रिटन? उसमें नेम होगा, ट्रेडमार्क होगा, ट्रैकिंग ID होगा, उसके बाद उसका क्या वैल्यू है लिखा होगा, वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस होगा, इसके हिसाब से नंबर ऑफ वॉश भी रहता है उस पर, नंबर ऑफ वॉश अलॉट, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वॉश के बाद उसका ATP भी जो है लॉस हो जाता है। तो आप अगर यूज करते जा रहे हैं तो इट विल नॉट सेफ एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, इट मे नॉट प्रोटेक्ट पर्सन। सो आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वॉश यू शुड डिस्कार्ड दिस आर्क फ्लैट सूट। ठीक है। और ये मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर वेरी करता है, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी करना है उसका। कुछ ऐसा तो नहीं कि
डैमेज हो गया है, कहीं से टर्न ऑफ हो गया है, तो वहां से फ्लैश ओवर होगा, आपको लगता है कि हम यूज कर रहे हैं तो ये सेफ है, बट वहां से होगा। बट आप लोग पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है आर्क फ्लैश हुड यूज करना और नॉट यूज करना? इट डिसाइड फैटेलिटी एंड नॉन फैटेलिटी। इफ यू आर यूजिंग आर्क फ्लैश हुड प्रॉपरली, इवन इन केस ऑफ डेड शॉर्ट सर्किट, you may save your life. Okay, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 38 years का। If you are standing on 6.6 kV switchboard and if there is a dead short circuit and flash over is there in front of you, if you are wearing proper arc flash suit, your life may be saved. So don't avoid using arc flash suit. This is my personal and professional request, especially when you are working in night shift duty. लोग कहेगा कि आप अपने लाइफ साइकिल में हो सकता है जितना भी आपका प्रोफेशनल कैरियर हुआ है, हो सकता है 100 टाइम्स एसटी सर्किट ब्रेकर ऑपरेट किए होंगे सेफली, कभी फ्लैश ओवर नहीं हुआ। इट डजंट इंश्योर दैट इफ यू आर गोइंग टू 100 फर्स्ट टाइम इट विल नॉट बी देयर। ओके सर, एवरी आर्क फ्लैश यूज नहीं करके एफआरएल। हाँ, अभी उसके लिए सही बोलो, उसके लिए आ गया है। अभी आपको ब्लू वाला, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता था ना कि आप कोई अगर इलेक्ट्रिकल के लोग हैं तो वो ईसीआर में आपका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम या एमसीसी में एंट्री के लिए आपको आर्क फ्लैश एलवी फ्लैश जैकेट पहनना है। जैसे ही आप शॉप फ्लोर पे आ जाएंगे तो विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्लोरेसेंट जैकेट पहनना पड़ेगा। तो अभी कंपनी क्या कर रही है कि ऑरेंज कलर का ही जैकेट को उसमें लो एलवी फ्लैश का जो है प्रॉपर्टी लेकर के आ रहा है। तो कॉमन जैकेट अभी इलेक्ट्रिकल यूज अगर करता है तो इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द लो एलवी फ्लैश जैकेट। तो आप एक ही यूज करना रहता है हम लोग। जी सर। सो ये है हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड। मेरा कहने का है अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक बार अपना सेफ्टी, जैसे ये हो गया हमारा आर्क फ्लैश सूट का सेफ्टी, इसी तरह से इंपॉर्टेंट है आपका टेम्पररी इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शॉप फ्लोर पर आप लोग यूज भी करते होंगे। इसमें बहुत सारा केस स्टडी होगा, रिकमेंडेशन होगा, और इससे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि सपोज कुछ मिसहैपेंस हुआ है, वो आपको पता चलेगा, और पता चलने से क्या होगा कि आप वो मिस्टेक रिकरेंस होने से रोक लेंगे। ईएलसीबी को चेक करने या आरसीबीओ जो लगा हुआ है उसको चेक करने के लिए किसको किए, कैसे चेक करेंगे कि जो ईएलसीबी लगा हुआ है रियली इट इज ट्रिपिंग बियॉन्ड 30 मिली एम्पियर लीकेज करंट और नॉट? चेक किए हैं कभी? हाउ टू चेक ईएलसीबी और आरसीबीओ? सबके एरिया में लगा हुआ होगा, बट आपको पता नहीं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? अरे उसी का टेस्ट बटन है तो है, उसी को पुश करके। वो तो एक चीज हो गया, और रियली वो आपका सपोज वो नहीं सर, ऐसे ही रियल टाइम का भी टेस्ट नहीं किया। एक है 30 मिली एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है ना, कैसे इंश्योर करेंगे कि ये 30 मिली एम्पियर पे ही ये ट्रिप कर रहा है, ये 100 मिली एम्पियर का लगा हुआ है? हो सकता है 30 मिली एम्पियर वाला। तो ये किन्हीं को पता है इस लॉबी में जितने लोग हैं? सब लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, तो वुड बी असिस्टेंट मैनेजर। यू पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर, और ये एकदम बेसिक सा टास्क है। अगर आपके हो सकता है ना कि आपके पोर्टेबल डिवाइस के लिए जो स्विच यूज कर रहे हैं, एक्सटेंशन बोर्ड यूज कर रहे हैं, शॉप फ्लोर पे लाइटिंग पावर के लिए यूज कर रहे हैं, आपने ईएलसीबी आरसीबीओ लगा दिया 30 मिली एम्पियर के, बट हु विल इंश्योर इट इज ट्रिपिंग इफ लीकेज करंट इज मोर देन 30 मिली एम्पियर? योर प्रोटेक्टिंग स्विच इज इन वर्किंग कंडीशन और नॉट? हो सकता है कि वो 300 मिली एम्पियर पे ट्रिप कर रहा हो, तब तक तो जिसको लगेगा वो तो गया। यस सर, कैपेसिटर यूज करके कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम पूछ रहे हैं करते हैं, कभी किए हैं कि नहीं? नहीं सर। नहीं है। देख लीजिए कितना सिंपल तरीका है। अभी आप जब देखेंगे, हाँ देखिए, आपको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना सिंपल तरीका है, आप अवॉइड कर, अभी तक आपको पता नहीं था। देखिए टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ ईएलसीबी और आरसीबीओ।
and ELCB और RCB can be tested by pressing the test push button providing on it. ये तो आपका ट्रिपिंग मैकेनिज्म को टेस्ट कर देगा कि यस ट्रिपिंग मैकेनिज्म आपका वर्किंग कंडीशन में है, बट ये 30 मिली एम्पियर पे ट्रिप कर रहा है ये नहीं इंश्योर करता है। ये सिर्फ ये इंश्योर करता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, प्लंजर, सोलेनॉइड ये सब वर्किंग कंडीशंस में है। ओके है कि नहीं? सो टेस्टिंग कैसे करेंगे? और 30 मिली एम्पियर ELCB can also be tested by creating a fault conditions। ये हुआ एक्चुअल में by connecting a test lamp, set each lamp 40 वाट। तो अगर आप देखेंगे 40 वाट का 3 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 40 वाट बल्ब का। जो टेस्ट लैंप आप लोग पता नहीं यूज करते हैं कि नहीं, एक पहले वुडन बॉक्स में टाटा स्टील में जब हम लोग वोल्टेज मेजर करने के लिए आता था टेस्ट लैंप, अगर 340 वाट लैंप को सीरीज में लगा करके इस तरह से ये और इसको अर्थ के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो करंट पास करेगा थ्रू लैंप और ये यहाँ से, तो ये क्या करेगा, कितना करंट पास करता है, लगभग 0.057 और मीन 57 मिली एम्पियर। और अगर इसको लगाने से ट्रिप कर जा रहा है तो आपको कुछ नहीं पता है, लगभग 57 मिली एम्पियर पे ट्रिप कर रहा है। अगर 100 मिली एम्पियर का है तो 2 टेस्ट लैंप को पैरेलल करके लगा देंगे तो लगभग 114 मिली एम्पियर आएगा। आपका सिस्टम अगर ट्रिप कर जा रहा है तो आपका सेंसिटिविटी ऑफ योर ELCB और RCB इज ओके। ये आप देखिएगा, आपसे शेयर कर देंगे हम ये डॉक्यूमेंट आपको, इसमें ये बना हुआ है सर्किट, ये 40 वाट लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा उसका यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिया होगा। और ये जरूर करके देखिएगा अपने हाथ से करके। सर ये वाला स्टैंडर्ड सर कौन सा SMP का है क्या सर? क्या बोले? हेलो सर ये SMP है ना, इसका डॉक्यूमेंट नंबर सर ये बतलाया है। हाँ ये स्टैंडर्ड है, GDCCS में अवेलेबल है ये सर, SMP नहीं है, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ये इट्स नॉट SMP। ओके सर ओके। दिस इज अवेलेबल ऑन इंट्रानेट, ये आप टेस्ट करके अपने से देख लीजिएगा। ये तो डॉक्यूमेंट लंबा चौड़ा है बट हम आपको क्या जानना है जरूर देख लीजिएगा। शटडाउन में केबल गार्ड इस तरह का यूज करते हैं कि नहीं, इसका देखिए यहाँ पर UMC लिखा हुआ है। सॉफ्ट फ्लोर पर मूवमेंट ऑफ ट्रॉली बहुत सारा होते रहेगा, केबल ऐसे नहीं ले करना चाहिए। टेम्पररी वायरिंग से रिलेटेड ये सेफ्टी स्टैंडर्ड है। कंस्ट्रक्शन साइट पे टेम्पररी वायरिंग कैसा कर सकते हैं, आपका उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना दिन तक टेम्पररी वायरिंग आप दे सकते हैं किसी लाइटिंग सर्किट को या कंस्ट्रक्शन साइट को, क्या केबल साइज होना चाहिए उसके लिए, क्या स्टैंडर्ड है ना। तो ये दो हम सारा नहीं बोलेंगे बट कुछ कुछ है। एक्सटेंशन बोर्ड अगर आपको यूज करना है तो कौन सा स्टैंडर्ड है उसका देखिए, आपका UMC नंबर है। पेडेस्टल फैन के लिए ये यूज करना है, टेम्पररी इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन साइट तो जो हमको RCBO यूज करना है, A टाइप, A टाइप, A+ टाइप, कौन सा यूज करना है सबका ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड यूज करना है। इट इज वेल इक्विप्ड विद द RCBO, गोल जैसा रहता है। DB रूम का चेकलिस्ट है, ये आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। Whether modular portable DB room is preferably used as project site with following feature। प्रोजेक्ट भी है तो वहाँ पे 2 साल से ज्यादा आप टेम्पररी वायरिंग नहीं कर सकते, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट भी है तो अगर, और प्लांट में अगर है कहीं पे तो 3 महीना से ज्यादा हो जाएगा तो उसका नहीं कर सकते। अगर सॉफ्ट फ्लोर पे कोई है
तो 3 मंथ से ज़्यादा अगर कोई टेम्पररी वायरिंग है तो उसको आपको कन्वर्ट कर देना होगा सारा परमानेंट वायरिंग के थ्रू। टेम्पररी वायरिंग नहीं रख सकते हैं अगर कोई जॉब 3 महीना से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर गया वायरिंग। सो ये चार सेफ्टी स्टैंडर्ड, आर्क फ्लैश सूट ये हो गया, टेम्पररी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वर्किंग इन इलेक्ट्रिकल रूम, केबल ईओटी क्रेन जो इस डोमेन में काम करते हैं उसके लिए अच्छा है, और प्लस अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैनल्स। वैसे तो 12 जानना चाहिए सब, आपको याद नहीं रखना है बट एकदम अनअवेयर नहीं रहना चाहिए। सर इलेक्ट्रिकल पैनल के बीच में, हाँ इलेक्ट्रिकल पैनल के बीच में क्या डिस्टेंस है थोड़ा सा बता दीजिए तो सर, कितना रहना चाहिए? वो अभी इसी में मिल जाएगा आपको। टेम्पररी वायरिंग नहीं, वर्किंग इलेक्ट्रिकल रूम में मिलेगा वो। हाँ ये आपका इसमें मिल जाएगा आपको जी। सर ये डॉक्यूमेंट तो बायो मेल सेंड करिएगा ना? हाँ हम कर देंगे आपको। हाँ सर ऊपर में लिखा था 75 सेंटीमीटर, ऊपर में लिखा था, और ऊपर बस। Every switchboard of medium, high or extra high voltage shall comply the following provision. A clear space of not less than 1 meter in width shall be provided in front of the switchboard. मतलब क्या है कि अगर आपका इसका फ्रंट में अगर स्विच बोर्ड है तो 1 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए फ्रंट में। If there is any attachment at the back of the switchboard, the space shall be either less than 20 centimeter or more than 75 centimeter. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बोलता है कि अगर आपका कोई स्विच बोर्ड है उसका, if this is your switch board, ये हम टॉप प्लान ले रहे हैं, ओके, तो इसके यहाँ 1 मीटर मिनिमम स्पेस होना चाहिए। मतलब अगर एक पैनल ये है और दूसरा पैनल यहाँ है तो 1 मीटर से क्लोज नहीं होना चाहिए, इसके बीच में इतना पैसेज होना चाहिए। ओके, तो ये अगर पैनल का फ्रंट है ये रेयर है, और अगर इस पैनल का रेयर में कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो आपको जरूरत पड़ेगा खोलने का, मेंटेन करने का, इसका मीनिंग देखिए ना। If there is any attachment at the back of the switchboard, the space shall be either less than 20 centimeter or more than 75 centimeter. मतलब यहाँ पे या तो 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए या तो 75 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये कहता है कि अगर यहाँ पर कोई कंपोनेंट है डोर ओपनेबल है तो इतना स्पेस होना चाहिए कि पीछे कोई काम करने जाए तो उसको इजीली इवैक्यूएशन का प्लेस मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर ये डिस्टेंस इतना कम रहना चाहिए कि कोई आदमी इसमें इंटर ही नहीं कर सके, अप्रोच ही नहीं कर सके। ओके, या तो इस पे गैप लेस देन 20 सेंटीमीटर, कोई आदमी घुस नहीं पाएगा, और अगर घुसने का है तो मिनिमम 75 सेंटीमीटर। क्लियर? ये भी बहुत जगह पे आता है अपने क्वेश्चन के फॉर्म में। If the space behind the switchboard exceeds 75 centimeter in width, there shall be a passageway from either end of the switchboard clear at height of 1.8 meter. अगर आप इसका डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर से ज्यादा रखते हैं तो दोनों ही तरफ से ऊपर में कुछ वेरिएशन नहीं रहना चाहिए, इधर से भी 1.8 मीटर के रेंज में कुछ भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये है हाइट में सर, हाइट में क्या आदमी इजीली भाग सके। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपका अगर ऐसा इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि स्पेस तो है इतना, अगर इसका साइड व्यू हम ड्रॉ करें तो आप
आप स्पेस तो यहाँ पर रख दिए हैं 75 सेंटीमीटर का, बट इस पैनल में इस हाइट में बस केबल बस है, चैम्बर है, यहाँ से एंट्री करा दे रहे, ठीक है, कि आदमी भागे तो इसमें टकरा जाए। होता है ना, कोई इनकमिंग अगर है पैनल है तो उसमें तो केबल एंट्री होगा, तो ऐसा बस केबल चैम्बर ऐसा नहीं हो जाए। अगर पैनल में आपका कूलिंग के लिए डक्ट ले जा रहे हैं, कूलिंग डक्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हो, ये 1.8 मीटर एक हाइट जो है, यहाँ तक 1.8 मीटर का हाइट फ्री होना चाहिए, फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यस सर। ठीक है सर, और एक तो मशीन, हाँ बोलिए। हेलो, तो मशीन का एक तो डाउट था, पूछना था। बोलिए सर, जो हम लोग स्टार्टर में करंट मतलब वोल्टेज देते हैं, तो जिस केस में मेरा रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में पावर बैक फीड कैसे होता है? वो तो स्टार्टर को हम लोग पावर दे रहे हैं सर। कौन सा स्टार्टर? सर, कोई भी मोटर को, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टर में हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो मेरा रोटर का स्पीड जब स्टार्टर का सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जा रहा है, तो उस केस में मतलब रीजनरेशन कैसे होता है, मतलब बैक फीड क्यों हो रहा है? उसका सिंपल रीजन ये है ना, अगर आपका ये सोर्स है, आप यहाँ पर एक स्विच यूज किए, स्टार्टर इज नथिंग बट स्विच, ये लोड है आपका, नहीं स्टार्टर, तो नॉर्मल कंडीशन। स्टार्टर मतलब बोल रहे हैं कि रोटर और स्टार्टर मतलब रोटर और स्टार्टर। हाँ सर, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर है, स्टार्टर वाइंडिंग जो है, उसको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज। अच्छा, अब आप ये बोल रहे हैं कि ये तो ये तो शॉर्ट सर्किटेड है, आप इसको पावर दे रहे हैं, ठीक, इसमें पावर दे रहे हैं, यहाँ से आप करंट दे रहे हैं, ठीक, तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इंडक्शन हो रहा है, और स्लिप के बेसिस पे यहाँ पे अपना लोड ड्राइव करता है, एक्चुअल करंट ड्रॉ करता है, और ये कब करता है? अगर इंडक्शन मशीन है तो ये लेस देन NS पे रन करता है ना, लेकिन जब ये NS से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा? यहाँ तो चूंकि आप स्टेटर को पावर दिए हुए हैं, यस सर, तो स्टेटर में एक फ्लक्स बना हुआ है, यस सर, एक हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा है, बोलिए। हमें क्लास में हम देख लेंगे, कर देंगे, हम कर देंगे। हाँ, तो अब क्या होगा कि जब स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो मतलब क्या है, इसको आप घुमाने लगे, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं आप यहाँ पे, और फ्लक्स है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा, तो क्या करेगा ये? इंडक्शन जनरेटर का काम कर जाएगा। नहीं सर, जो वोल्टेज जनरेट होगा वो तो सर मेरा रोटर वाइंडिंग में होगा ना सर? नो, रोटर वाइंडिंग में नहीं होगा, स्टेटर में होगा। स्टेटर में फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाना, क्योंकि आप इसको ये घुमा रहे हैं, इसको कंडक्टर को, तो यहाँ इंडक्शन प्रिंसिपल हो जाएगा ना, तो यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो तो फिर इसके यहाँ पे आ जाएगा ना, इंडक्शन से, यहाँ तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा ना। अच्छा, जब यहाँ पर आप सप्लाई दे रहे थे, जब ये सप्लाई का करंट था, तो यहाँ पर रोटर का जो इंड्यूस्ड उसका डायरेक्शन अलग था ना, डायरेक्शन अलग था। अब जब ये चेंज हो जाएगा, इसका करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो इसका करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो ये अब क्या करेगा? सोर्स को फीड करने लगेगा। मतलब रियल में जो इंड्यूस वोल्टेज होगा वो रोटर में ही होगा? हाँ, तो रोटर में वोल्टेज जैसे ही इंड्यूस होगा तो वो वोल्टेज जो है वो मेरा स्टार्टर को कट करेगा, मतलब फिर यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, तो फिर यहाँ इंड्यूस्ड होगा उसके चलते अब, और ये क्या करेगा? फ्लो कराएगा,
सेम सेम फिनोमेना केवल उल्टा होने लगता है ना। जब आप यहाँ पर पावर देते हैं स्टेटर को, यहाँ फ्लक्स बनता है, ये रोटर शॉर्ट सर्किटेड रहता है, तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से क्या होता है, यहाँ पर चूंकि क्लोज सर्किट है तो यहाँ से करंट फ्लो करता है, और ये क्लोज सर्किट से करंट फ्लो करेगा तो फोर्स डेवलप होता है, फिजिकल टू बी आएगा, और ये फिर चूंकि रोटेटिंग है, बियरिंग पे सपोर्टेड है, तो ये फोर्स इसको घुमा देता है। और यही चीज जब आप इसको घुमाना शुरू कर दे रहे हैं तो क्या करेगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसके कारण यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, डायरेक्शन चेंज होगा करंट का, ये सोर्स से लोड से सोर्स की तरफ फ्लो करे। सो 5 बज गया, मेरा एक दूसरा मीटिंग है, आप लोग थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन अभी जो दिखा है वो थोड़ा भेज दीजिएगा सर, मेल कर दीजिएगा पीडीएफ वगैरह। ठीक है, हम रुद्र प्रताप को भेजेंगे। वो आपको सर, हेलो, आप बोलिए सर एबव 33 केवी क्या यूज करते हैं सर? एबव 33 केवी में कोई हम लोग टेस्टर नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, और कोई वहां पर जाके टेस्ट भी नहीं करता है वोल्टेज को। पावर टेस्टर भी यूज अवॉइड करते, कोई यूज नहीं करते। वहां पर हम लोग सिस्टम में अर्थ स्विच लगा रहता है, अर्थ स्विच, सर्किट ब्रेकर को ऑफ करके आइसोलेटर को ऑफ करते हैं, अर्थ स्विच ऑपरेट होता है, जो लाइन को क्लियरली दिखता है कि उसका लाइट लाइन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता है, अर्थ स्विच। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।